इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, मैं हूं अविनाश। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 14,000 के पार हो चुका है। मध्य प्रदेश के हालात भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। यहां भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हालात सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं और लोगों के सामने भी चुनौतियां हैं कि इस लॉकडाउन में आखिर वो किस तरह से सरवाइव कर सकें। यही है हमारा विषय, लॉकडाउन पार्ट 2 चौथा दिन। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। रिजवान जी, चौथा दिन है आज लॉकडाउन पार्ट 2 का। हालात सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे। मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? विनाश जी, मेहमान है और मेरे साथ ब्रजेश पांडे जी हैं जी, कांग्रेस। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? कुछ अच्छे संकेत भी हैं मध्य प्रदेश का, अगर हम जिक्र करें। इको काफी अधिक हो रहा है। विजय जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, तो जो सैंपल लिए गए थे उनमें से और ये खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, सुकून की बात। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? खाद्यान्न वितरण को लेकर चर्चा है जांच के बाद फाइंडिंग। तो क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी दावा कर रहे हैं, उनका दावा पूरी तरह से हवाई सा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर है। स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गंभीर मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी के पास पीपीई किट, मास्क नहीं है। इसके अलावा जो है कि महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि लोगों को राशन कार्ड से साथ साथ दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल पा रही हैं। अस्पताल में मरीजों को से भगाया जा रहा है, लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। लोग जो आगे आकर के टेस्टिंग वही करा पाते हैं जो घर से मजबूत है, क्योंकि टेस्टिंग का जो खर्च है रिजवान जी, मैं बताऊं नई गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग का खर्च एक व्यक्ति के ऊपर 4.5 और मिनिमम उसे कम से कम 3 टेस्टिंग करानी। तो अब आप एक मरीज की कम से कम 3 टेस्टिंग का चार्ज जोड़ लें और इस तरह का मामला जैसे कनिका वाला मामला हुआ तो करीब 13,500। अब 13,500 मल्टीप्लाइड 3 कर दीजिए तो 40,500। इस तरह परिवार के अन्य 4 सदस्यों की टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो जो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार जो आंकड़े दे रही है, जो गाय बजा रही है, वो सरासर मध्य प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है। क्योंकि टेस्टिंग की फीस मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोरोना की मुफ्त में होनी चाहिए, जिस तरह से टीबी और मलेरिया के मरीजों के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में सोच नहीं रही है। मध्य प्रदेश की सरकार खाली अखबारों में, टीवी में विज्ञापन, जो उसका पहला उद्देश्य है शिवराज सिंह की टीवी में, और टीवी में आके विनम्रतापूर्वक मीठी मीठी बात करके चली जाती है। लेकिन हम आज देख रहे थे, आज मेरी डॉक्टरों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ केस नहीं हुए जो इलाज के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में जिन्होंने दम तोड़ दिया। और आप सोचिए कि देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो करीब 3.3%, मतलब पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की मौतें हो चुकी। कोरोना का वायरस एक ऐसा वायरस है जो मंत्री सोचता ना संतरी सोचता।
कब कहाँ किसको कैसे अपनी चपेट में ले लेगा, ये वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। अब तक कुल 14,378 मामले आ चुके हैं देश में। तो मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आग्रह है, कृपा पूर्वक ये टीवी में आने की जगह आप जरूरतमंद लोगों को और कोरोना की टेस्टिंग मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूर्णतः फ्री करे, तब जाकर के एक सामान्य व्यक्ति जो है वो अपना इलाज करा पाएगा। क्योंकि अभी तो टेस्टिंग उस अनुपात में हो नहीं रही है जो बड़े शहर हैं, जैसे मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर समझ लीजिए, इंदौर और भोपाल। अगर आप यहाँ पर 5,000 टेस्टिंग पर डे करें और उसमें 15-20 लोगों को कोरोना है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी, अभी तो पूरा अप्रैल का महीना है और मई का महीना, मोटा मोटा जो भारत का मानसून रहता है वो मई जून तक उसकी गर्मी पकड़ है। तो मई का पूरा महीना है, तो जब तक आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे, और टेस्टिंग कराते समय मैं फिर आग्रह करूंगा आपके सबसे बड़े प्रदेश के बड़े चैनल और एक बड़े संपादक के हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचना चाहिए कि यहाँ पर भी आपके कुछ अस्पतालों में कुछ डॉक्टर लोग अभी भी जाति धर्म की बात ढूंढ रहे हैं। मेरे पास आज एक दिल्ली के बहुत बड़े संपादक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने हमको एक बड़ी ज्वलंत बात बताई जो अभी तक दिल्ली के मीडिया ने नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ लोग ये देख रहे थे कि मरकज से जो लोग निकले थे वो लोग देश के अंदर कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया मेरे सामने, एक संभ्रांत परिवार भारत का जो है विदेश यात्रा करने गया था, और जब वो लौट के आया और उन्होंने टेस्टिंग कराया तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकला। आसपास पता लग गया तो चला पता जांच उन्होंने किया, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कहा साहब आपके जो गार्ड है वो उसको कोरोना है, वो मुस्लिम है, वो तबलीगी जमात में शामिल है। जरा मेरी बात को गौर फरमाइएगा रजवा जी, वो मुस्लिम है, वो तबलीगी जमात में सम्मिलित था, इसलिए आपको कोरोना हो गया। व्हाट्सएप, देश का व्हाट्सएप ग्रुप तो आप जानते ही, खुदा ही मालिक है उसका। अब व्हाट्सएप ग्रुप ने उस बेचारे मुस्लिम को कह दिया कि इसको रोड में खड़ा करके गोली मार दो, फांसी में चढ़ा दो व्हाट्सएप ग्रुप में। पर उसमें कोई एक संभ्रांत 70-80 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इस मुस्लिम युवक की जांच तो करा लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मरकज होकर के आ गए हैं हजरत निजामुद्दीन को कोरोना हो गया। तो जब जांच कराएंगे उस मुस्लिम युवक की रिपोर्ट निगेटिव मिली, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या होगा कि एक जाति को, एक मजहब को बदनाम करने के लिए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार लगी रहती है अपनी कंपनी को छिपाने। चलिए, हर युग में इस तरह के विघटनकारी और इस तरह के, लेकिन वो जो बुजुर्ग है उन्हीं की संख्या बहुत अधिक है लोग, और देश में ऐसे अच्छे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। थोड़े थोड़े लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ सरकारी स्तर पर प्रशासनिक जाहिर है सरकार। शर्मा क्या कहेंगे? मैं इस पूरे वार्तालाप को सुन नहीं पाया, मैं देर से मेरी कनेक्टिविटी हुई है, जो भी कारण रहा हो तकनीकी, तो आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना होगा। ये धैर्यवर्धन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप आ रही है। धैर्यवर्धन जी, ब्रजेश पांडे जी का जो सवाल है, मेरी आवाज उन्हें आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। रिजवान जी की आवाज आ रही है आपको? आ रही, हाँ, मेरी आवाज गूंज रही है। ब्रजेश जी की आवाज नहीं आ रही थी, बात में आई कि नहीं आई? जी, मैं पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि ब्रजेश जी की आवाज धैर्यवर्धन जी तक नहीं पहुंच रही है। आप तो शायद आ रही होगी, आप तो आ रही होगी ना धैर्यवर्धन जी? हाँ, पहले से आपको आवाज आ रही है ना जी? धैर्यवर्धन जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में या देश में जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, अब उन्हीं में से जो एक बार निगेटिव निकल आया उसको बार बार निगेटिव काम नहीं चलेगा। अच्छे संकेत हैं कि लोग निगेटिव निकल रहे हैं, अच्छे संकेत हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो लगातार, उसका आरोप ये है कि लगातार मीडिया में ही अपनी बातें करते हैं और वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो जिस उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बहुत निम्न स्तर तक जा रहे हैं, लगातार गलतफहमियां फैला रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और इन्होंने एक रीवा का कोई उदाहरण किया, उसको लेकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो ये भी कह रहे हैं।
और ऐसे समय में जो उपाय किए जाने चाहिए? मुझे लग रहा है आपातकाल में सरकार की अपनी जो क्षमता होती है उस अनुरूप अधिकतम जो किया जा सकता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही है और लगातार अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही हैं ताकि जो लोगों की अपेक्षा है उस अनुरूप टेस्टिंग बढ़ाई जा सके, उस अनुरूप ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट्स बढ़ाए जा सके। अब आप क्या कहेंगे, अभी दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, उत्तर प्रदेश में भी लगातार सिलसिला थम नहीं रहा, लोग जिद पर अड़े हैं, लोग बदतमीजियां कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार, राजस्थान, सभी सरकारें अपने संसाधनों के चलते सच में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हमको उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए और टेस्टिंग का प्रतिशत लगातार वो बढ़ा भी रहे हैं। मेरी बात से हो सकता है कोई सहमत हो ना हो, पर मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि अगर आज शिवराज जी मध्य प्रदेश में न होते, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, तो कांग्रेस के जो बयानवीर है जीतू जिराती जी और इंदौर के सज्जन सिंह वर्मा जी, ये धारदार स्टेटमेंट दे रहे होते, काम नहीं हो रहा होता। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी मुख्यमंत्री न होते तो मौलाना साद के चेले पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर कोरोना के मेले लगा चुके होते। तो मुझे लग रहा है सरकार के सामने चौतरफा चुनौतियां हैं, लोगों को समझाना भी है, कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई भी करना है, लोगों का पेट भरने की चिंता भी करनी है और लोगों के ट्रीटमेंट की और परीक्षण की फिक्र भी करनी है। ऐसे चतुर्दश मामलों में मुझे लग रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमको हौसला अफजाई करना चाहिए। क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे, मौलाना साद के जो चेले हैं वो जगह जगह, गली गली बहुत ढेर सारी चीजें फैला देते हैं, आप दोनों लोग यही इस बात से बाहर जाते ही नहीं है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ और ले जाऊं इसे, लेकिन आप लोग जो है वो जमात से बाहर ही नहीं निकलते, केवल जमात ही सारी चीजों में आप दोनों के चर्चा का विषय रहता है और पूरी चर्चा हमारी उसी के इर्द गिर्द होती है। लेकिन चलिए, अब आपने बढ़ा ही दिया है तो बता दीजिए, कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री होते तो जमात के चेले जो है जगह जगह। जवान साहब, शायद हर्षवर्धन शर्मा जी ने आज की इस घटना चक्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं लिया। मैं उनके जानकारी में ये तथ्य लाना चाहता हूँ कि आप मौलवी साहब के चेले के, पैगंबर साहब के चेले के, आपको शर्म आनी चाहिए था। पहले तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसको राजनीतिक बनाना नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ बार बार, केंद्र की मोदी सरकार से और प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से बहुत सारी ऐसी लापरवाही हो रही है जो प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आती है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि यह समय वैचारिक मतैक्यता का नहीं है, मतांतर का नहीं है, इस देश के हर वासिंदों को एकजुट होकर के कार्य करना है। इसलिए मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। आप मुझको बताइए, चाइना से भारत पीपीई किट मंगाता है और चाइना से मंगाई हुई पीपीई किट में से 1.7 लाख किट में से 50,000 किट बेकार निकल जाती है। और भारत जब इस बात की शिकायत चाइना से करता है तो चाइना के प्रवक्ता ली जिंग कहते हैं ये आपकी गलती है, आपको सामान देखना चाहिए था। सामान लेने के बाद हर व्यक्ति कहता है कि भाई दुकानदार ने गलत सामान दिया है। तो मेरा कहना ये है कि आपने जिन लोगों को भी ऐसे अपॉइंट किया है उनको पहले आप ये कि कमीशन खोरी बंद करें। दूसरी बात, चाइना ने कह दिया कि आप अपने यहाँ की कमीशन खोरी बंद करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कंटेनमेंट जोन का पूर्णतः पालन करना चाहिए। मैं इनके सामने, हर्षवर्धन सामने जी के सामने एक दृष्टांत लाना चाहता हूँ कि 28 पॉजिटिव कोरोना मरीज देश के सबसे बड़े हॉट स्पॉट कौन था? राजस्थान में थे। राजस्थान के भीलवाड़ा ने उस पर पूरी तरह से उसको कोरोना मुक्त करने के लिए ना, वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि इसको हमको कोरोना से मुक्त कराना है और उसके लिए उन्होंने कर्फ्यू और कर्फ्यू के बाद महाकर्फ्यू लगाया। और आप सोचिए कि आज की मैं रिपोर्ट देख रहा था भीलवाड़ा की,
वहां 2 पेशेंट थे अस्पताल में, उनको भी कोरोना नेगेटिव मिला है। इस तरह से पूरा का पूरा शहर क्वारंटाइन मुक्त हो चुका है, पूरा का पूरा शहर जो है जो हॉट स्पॉट से मुक्त हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी 20 तारीख से जो स्थिति तैयार होनी है, 20 तारीख से इस देश के प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि उद्योगों के काम शुरू हो जाएंगे जो गाइडलाइन के हिसाब से है। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी तक, मैं अभी तक की डेट की बात कर रहा हूँ और अधिकारपूर्ण ढंग से कह रहा हूँ, अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से इस आशय के आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि साहब आप जिला स्तर पर जो इकाई समिति है प्रशासन के माध्यम से, वो प्रत्येक घर में जाकर के उस परिवार की आय, राशन कार्ड की स्थिति, वित्तीय सहायता है लेनी है या नहीं है, परिवार मनरेगा के तहत है या नहीं है, पंजीकृत है या नहीं है, या उसकी जांच की दिशा में कुछ अनुकरणीय पहल करें। आज लॉकडाउन की वजह से गरीबों का राशन खत्म हो रहा है, सरकार उस दिशा में भी बात नहीं कर रही है। एक प्रदेश के भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था, वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोलमेंट हुई है। हाँ, मैं कहता हूँ 23 मार्च को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शिवराज सिंह जी ने शपथ लिया, तो वो शायद देश के अंदर वो इस तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। लेकिन 24 अप्रैल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर लॉकआउट घोषित कर दिया, तो प्रदेश के अंदर इस बात का इतिहास बनाना चाहते थे, जो इतिहास येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बनाया था, उसको वो तोड़ना चाहते थे। 26 दिन पूरा हो गया, 27वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर फूड मिनिस्टर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर होम मिनिस्टर नहीं है। हॉस्पिटल में जो नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पहले हमको इस दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर्षवर्धन शर्मा जी भगवान प्रवक्ता है, इज्जत कर ब्रजेश पांडे कुछ सवाल खड़े किए गए हैं आपके लोगों की ओर, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो सामान वितरित किया जा रहा है उसमें कुछ तौल कम है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? हर्षवर्धन शर्मा से ऐसे कलेक्टर का एक स्टेटमेंट आ गया है, कोशिश करेंगे पीसीआर से कहूंगा कि वो स्टेटमेंट भी कौशलेंद्र सिंह जो इंदौर ग्वालियर के कलेक्टर हैं उन्होंने उस पर कोई जांच की है और उस पर कुछ उन्होंने अपने बयान भी दिया है मीडिया को, तो मीडिया का बयान है वहां, मैं कोशिश करूंगा उसे भी चलाया जाए, उसे भी हम सुनाएंगे। लेकिन इस पर कुछ कहेंगे आप ब्रजेश पांडे? देखिए, राज्य सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेहूं की खरीदी केंद्रों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा था ग्वालियर की एक घटना है, ग्वालियर जिले में मुगावली में जो है वहां पर मंडियों में लोग जो मजदूर काम कर रहे थे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे। अब आप बताइए कि अगर एक व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा, ऐसे 3-4 लोग नहीं करेंगे, कल को उसका संक्रमण फैलेगा तो कितने लोग अपने चपेट में ले सकता है। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया कि कोरोना तो ऐसा है, न मंत्री देखेगा न संतरी देखेगा, कहां से कैसे टपक किया जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरी बात, राज्य सरकार को जो है फसल खरीदने के लिए उपार्जन केंद्र की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे किसान अपनी फसल बेचने में कोई किसी तरह की दिक्कत। जवाब ले लूं मैं इसका जवाब। हर्षवर्धन शर्मा क्या कहेंगे आप? दूसरा, खाद्यान्न जो है वो तौल कम है उसका, इस तरह की भी एक शिकायत आ रही है मीडिया में, कुछ ऐसी इस आशय की खबरें भी आई थी, कलेक्टरों ने जांच भी कराई है और कलेक्टर ने कुछ बयान भी दिए हैं, वो बयान सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार आपका जवाब। रिजवान साहब, एक तो पांडे जी की मुझे बिल्कुल बात सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए मैं विषय के बहुत गहराई से जुड़ नहीं पा रहा हूं, पर आपने जो प्रश्न किया है, लेकिन जब आपको सुनाई, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का जब आपको उनकी बात सुनाई नहीं देता, अगर आप उसी समय हमें टोकेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहता है, बेहद सीमित तकनीकी के साथ हम जो नई तकनीक है उसके आधार पर हम सब लोग अपने अपने ठिकानों पर बैठकर आपस में करते हैं, तो जाहिर है जो स्टूडियो में बैठकर बेहतर चर्चा हो सकती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई
खामी या कमी रह जाती है, तो जब आपको ना सुनाई दे ब्रजेश पांडे क्या कह रहे हैं तो आप हमें बताया करें जरूर। जी, ब्रजेश पांडे कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना है मनरेगा में जो सूची बननी चाहिए थी, किससे काम लेना है, क्या लेना है, अभी तक आप नहीं बना पाए हैं। दूसरा कुछ सवाल मैंने आपसे किए हैं, कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक प्रश्न आपने ग्वालियर का कहा कि वहां तोल में कुछ कमी पाई गई है। भूखे जरूरतमंद और हाथ फैलाकर पेट भरने के लिए जो लोग खड़े हैं, उनका हिस्सा खा करके आदमी कहां जाएगा यदि किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि ऊपर वाले की अदालत से सबको डरना चाहिए और तुलसी हाय गरीब की कबहू ना निष्फल जाए। मरे सांप की आप खाल से रखिए। अविनाश, देख लौह भस्म हो जाए। के पास वो रिकॉर्डिंग कलेक्टर आज पहुंचे हैं। जी, मैं पीसीआर जहाँ की शिकायत साथियों से बोलूंगा कि हमें आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही सुनने और में। जो दोषी व्यक्ति यदि सच में यदि ऐसे कोई मामला है, ये जरूर पीसीआर से पता कर लीजिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने देखा है वो रिकॉर्डिंग आ गई है क्या जो कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने ग्वालियर से इस तौल वाले मामले में बयान दिया है? जी, अभी रिकॉर्डिंग आई नहीं है रिजवान जी, जैसे ही रिकॉर्डिंग आती है हम आपको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद। नहीं, मेरा ये कहना है कि कलेक्टर को सर्वाधिकार प्राप्त है। यदि उनको लगता है कि किसी ने वहां चालाकी की है, पैकिंग में कोई गड़बड़ की है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ वहां एक्शन होना चाहिए, वहां एफआईआर होनी चाहिए। और यदि 2 4 10 बैग में ये चूक हुई है तो उसका निर्धारण होना चाहिए, बाकी के बैगों का परीक्षण होना चाहिए। और यदि कहीं और से सप्लाई हुई है तो कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जहां से उन्हें सामग्री प्राप्त हुई है उसके संबंध में राज्य शासन को। ये कौन बर्दाश्त करेगा और क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? क्या ऐसी महामारी में, आपदा में भी ये चोरों को मौका देगी सरकार? कतई नहीं देगी। वैसे भी एक कहावत है कि चोरों के गांव कोई अलग से नहीं बसते, ये हमारे बीच में होते हैं। और मैं बहुत साफगोई के साथ एक बात कहूंगा, कभी कभी ये तकलीफ दे दृश्य देखने को मिलते भी हैं। जो बहुत गरीब आदमी होता है वो तो अपनी आवश्यकता के लिए हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, और जो मशीनरी के वो हरिशंकर परसाई जी के शब्दों में अगर मैं कहूं कि जीप पर सवार इल्लियां ऐसे मौकों पे अपना खेल करने का इंतजार करती हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं बेचारे, जो अपना बमुश्किल खर्चा चला पा रहे होते हैं, वो दानवीर बन करके उभरते हैं। वो मुख्यमंत्री के कोष में भी पैसा पहुंचाते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के कोष में भी पैसा पहुंचाते हैं, वो अपने शहरों में लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी फंड करते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके लोगों के बीच में जाते हैं। इसलिए ऐसे नालायक लोगों को और ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और कतई बख्शा भी नहीं जाएगा। एक और कह रहे थे, ब्रजेश पांडे कह रहे थे कि जो 20 तारीख से जो छूट मिलने वाली है उसमें मनरेगा की आप कोई सूची नहीं बना पाए। अन्य तरह के कौन कौन से काम, किन किन सेक्टर्स में आप काम लेने वाले हैं, आप उनमें कैसे कैसे काम लेंगे, किन किन छूट देने वाले, उसकी आपने कोई सूची अभी तक नहीं बनाई। सरकार की स्तर पर कोई तैयारियां नहीं। मनरेगा में मजदूरी में वृद्धि आधी की इसी कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने की, तो निश्चित तौर पर मंशा है कि लोगों को वहां गांव में रोजगार मिले और उनकी उधर पूर्ति के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए ज्यादा पैसा उनको मिल सके। अब यदि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है तो लोगों को, वहां के पंचायत सेक्रेटरियों को जिला पंचायत के सीओ और कलेक्टर के माध्यम से सरकार को बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सरकार हर मोर्चे पर ढील देगी ताकि लोग रूटीन लाइफ जी सकें, पर एक साथ भीड़ को न्योता नहीं देगी सरकार। इसलिए हो सकता है प्रथम चरण में कुछ कामों के लिए अनुमति मिले, कुछ को 2 दिन बाद मिलेगी, कुछ को 4 दिन बाद मिलेगी, कुछ को हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिल जाएगी। ये सिलसिला है, चलता रहेगा। चल एक बार अगर पीसीआर से वो ऑडियो आ गया हो, अविनाश आया क्या? जी, अभी तक आई नहीं है रिजवान जी। जैसे ही हमारे पास वो
खबर आती है, चलिए, बाइट आती है, हम आप तक मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से हम अभी तक उसे नहीं निकले। मेरे पास जो उनकी रिकॉर्डिंग है जी वो मैं एक बार आप सब लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। जी देखिए, ये उन्होंने अगर दिख रहा हो, नॉट फॉर सेल की मोहर लगा के हम लोग जो है वार्डों में पार्षद मालिक के माध्यम से शामिल करते हुए कल इस प्रकार की हमें शिकायत मिली थी कि कुछ खाता कम है, तो इसलिए कमेटी बनाई थी। आज मैंने का निरीक्षण किया। आप लोगों ने 9 किलो कहीं कहीं 9 किलो 500 ग्राम, कहीं 9 किलो 600 ग्राम, कहीं 10 किलो, कहीं तो 11 किलो भी है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे 8 किलो 900 ग्राम। तो अगर आप एवरेजिंग करें तो आज की एवरेजिंग लगभग 9 से 9.5। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पीडीएस में पात्र नहीं है या जो लोग 33 लाख वाली श्रेणी में भी नहीं आए हैं, उन लोगों को जो है हम राशन वितरण कर सकें। इसमें किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी भी गड़बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रक्रिया में हमारे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी बांट रहे हैं, हम लोग भी अपने बांट रहे हैं। तो हमारी सुना आपने कलेक्टर की आवाज अगर आपको आ गई हो। ऑडियो कुछ वीडियो की समस्या होती है ऐसी परिस्थितियों में, आपको ऑडियो जरूर सुनाई दिया होगा। उनका ये कहना है कि सरकार ने गेहूं दिया था और वो गेहूं जिसे हमने पिसवाया तो उसमें कटिंग जला और इस तरह की कुछ चीजें अलग की जाती हैं, पिसाई का भी कुछ पैसा लगता है। तो एक एवरेज ये माना गया कि 9 किलो उसे माना जाएगा, 10 किलो जो है, इसलिए कि आम आदमी कहाँ पिसवाने जाएगा, उसे वक्त पिसवाने में परेशानी होगी। इसलिए प्रशासन ने अपने स्तर पर यह हिकमत का इस्तेमाल किया था और एवरेज जो है वो 9.5 किलो तकरीबन मिल रहा है अभी तक, जो रैंडमली जांच हुई। बाकी इसके अतिरिक्त भी जांच की जाएगी। भोपाल में भी कुछ इसी तरह से जांच की है कलेक्टर ने जाकर, और उन्होंने अनाज पाया है तकरीबन 9.5 किलो। भोपाल में आटा था या गेहूं सीधे था, लेकिन भोपाल में 9.5 किलो पाया गया है और उसकी भी जांच शुरू हो गई। ऐसे समय में कुछ अपने तरफ से प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, जैसे ग्वालियर का जो मसला है, आटा दे रहे हैं, तो एक उल्लेखनीय है, ये इसे अनुकरणीय भी ऐसे किया भी जाना चाहिए। इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हम सब लोगों ने, जब हम मीडिया शामिल हुए थे उसमें मैं भी एक था, तो हमने उन्हें यही सलाह दी थी कि आटा पिसाने के लिए चक्कियों को खुलवाएं। तो अगर आप पिसा हुआ आटा दे रहे हैं, गरम मसाला या नमक मिर्ची और बाकी तरह की चीजें भी दे रहे हैं, वो भी जरूरत है आम आदमी की, इसलिए आटा पिसाने कहा जाएगा ऐसे लॉकडाउन में कोई गरीब। तो जाहिर है ऐसा किया, लेकिन भोपाल में अभी वो अनाज था या आटा है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भोपाल में भी 9.5 किलो के आसपास मिला है। और अगर किसी ने इस तरह की बदमाशी की है, ऐसे समय में भी मुनाफाखोरी की कोशिश की है, या ऐसे समय में भी वो कुछ अर्जित कर लेना चाहता है, तो लगता है कि ऐसे लोगों को सख्ती से पनिश। देश पांडे, आगे आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपको इनकी आवाज ना आए तो आप बताइएगा जरूर हमें। जी बिल्कुल। जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ रिजवान जी कि लॉकडाउन के समय राशन जो सरकार वितरित कर रही है, शिवराज सिंह की सरकार, इस तरह की घटना जो आपने ग्वालियर और भोपाल के उदाहरण दिए, मैं आपको मध्य प्रदेश और अपने बुंदेलखंड के कुछ जिलों की तस्वीरें बता सकता हूँ, जहां पर 10 किलो के आटे में 9 किलो मिलेगी तो समझ में आता है कि ठीक है, आटे का वजन उसके साथ बोरे का वजन हो सकता है, लेकिन 10 किलो के आटे में 7 किलो का निकलेगा तो जनरल जो गरीब है, जो मजदूर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हमारा समाज का सिपाही है, उसके मन में सरकार के प्रति एक परसेप्शन बनता है कि सरकार जो है वो इस तरह की मुनाफाखोरी कर रही है, करा रही है। दूसरी बात रिजवान जी, कल रात को और आज सुबह
हमारे इस क्षेत्र में, उधर भोपाल का मुझे आइडिया नहीं है, हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो है बारिश हुई और अभी भी जिन किसानों बारिश हुई जी 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 जी। तो अभी जिन किसानों के अनाज, कुछ किसानों के अनाज कट गए हैं, वो बाहर पड़े हुए हैं, सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। आज मैं मुख्यमंत्री जी का बयान बड़े गंभीरता से सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहां से किसानों ने कर्ज लिया है, उसका ब्याज जो है वो सरकार माफ करने की दिशा में प्रयास करे। मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा भी किसान केसीसी के माध्यम से और अन्य माध्यम से अपने खेती बाड़ी को गुणात्मक दिशा देने के लिए कर्ज लेते हैं, उसका भी एक सर्वे कराया जाए और उन किसानों के कर्ज माफ किए जाए। साथ ही सबसे आप ब्रजेश पांडे, आप कुछ कलबुर्गी में कल एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, उस पर भी आप कुछ कहना चाहते थे, और आपके पीछे सहयोगी रहे कुमार स्वामी के बेटे की शादी भी हुई, उस पर भी आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहेंगे ब्रजेश पांडे इस पर? कुछ कह रहे हैं? देखिए, ऐसे एक बड़ी रथ यात्रा निकल आई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये मान के चला जाए कि देश के अंदर जो भी व्यक्ति लॉकडाउन के समय में कानून तोड़े वो सजा का पात्र, वो चाहे कोई। क्योंकि मैंने आपको अभी भीलवाड़ा का उदाहरण इसीलिए दिया, धैर्यवर्धन शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनको मैं अवगत करता हूं। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि इसके लिए आपको अपने जिले में कर्फ्यू ने महाकर्फ्यू लगाना पड़े तो उस दिशा में इंगित हो, बजाय हिंदू मुस्लिम। आज हम सबको, जो राहुल जी ने संदेश दिया, आज हम सबको इस पर बिल्कुल नहीं पड़ना है, हमको टेस्टिंग पे जोर देना है, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर के अभी भी हम संवेदनशील नहीं होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से 991 नए केस आ गए, 43 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे के अंदर, ये कोरोना संक्रमण के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम आंकड़ों की बाजीगरी में उजलने की जगह मूल बिंदु मैं पूछ लेता हूँ धैर्यवर्धन शर्मा से। धैर्यवर्धन शर्मा, जैसा कि ब्रजेश पांडे पूछ रहे हैं, कलबुर्गी वाला एक रथ यात्रा निकली, हजारों की संख्या में लोग वहां गए। कुमार स्वामी ने अपने बेटे की शादी कर दी ऐसे समय में, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं किया गया, और ऐसी सब तरह की बातों की रोशनी में यदि केवल हम जमात तक को टारगेट करके चलेंगे तो हमें लगता है देश बहुत बड़ा है, इन्हीं एक विषय में हम उलझ कर रह गए। तो ऐसे बहुत ढेर सारे क्रॉस चेक जो है कवरेज किए जाने चाहिए। और आपको एक बयान और याद दिला देता हूं, कलेक्टर इंदौर ने एक बयान दिया है कि इस समय जब ये कोरोना संक्रमण फैल रहा था दुनिया भर में, ऐसे समय में देश में अकेले इंदौर में 5000 हवाई मार्ग से लोग पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे। यदि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो गई, प्रॉपर उन्हें अगर आइसोलेट किया गया, वो क्वारंटाइन में होते, तो हमको नियंत्रण करने में बहुत आसानी होती। अभी उसकी हम जांच करा रहे हैं, पता कर रहे हैं, उन लोगों की भी तलाश रहे हैं, वो किससे मिले हैं वो तलाश रहे हैं। वो कलेक्टर कह रहा है जिसको सबसे पहले, आपका बड़ा चहेता आपकी सरकार का, सबसे पहला कलेक्टर वही है मुख्यमंत्री बनते से। आपको लगता है कि ऐसे भी बहुत ढेर सारे सेक्टर हैं जो छूटे जा रहे हैं जहां जांच कर रहे हैं? धैर्यवर्धन शर्मा जी, मुझे 2-3 चीजें बतानी थी। भीलवाड़ा की बात हो रही है, वहां की सरकार ने अच्छा काम किया, बधाई के पात्र है, पर क्या मध्य प्रदेश में अच्छा काम नहीं हो रहा? कल ही राज्य सरकार ने कहा है केरल की सरकार कि इंदौर के एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। इंदौर जैसे महानगर की इतनी बड़ी आबादी के एक व्यक्ति को स्क्रीनिंग के लिए सरकार ने निर्णय किया है, तो हमें उसकी चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि सरकार हर स्तर पर जहां जितना आवश्यक है उतने बड़े निर्णय कर रही है ताकि कोरोना से लोगों को मुक्ति मिल सके। और मध्य प्रदेश की सरकार
की प्राथमिकता में यह बीमारी है, देश की सरकार की प्राथमिकता में यह बीमारी है। सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को शिवराज जी की जो सरलता है, शिवराज जी का जो अपनत्व है, शिवराज जी जो जगत भर के मामा है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं, उनकी संवेदनशीलता पर गहरा भरोसा है कि शिवराज जी हर वो काम करेंगे जो इस समय मध्य प्रदेश की प्रजा के जनता जनार्दन के हित में है। आवाज नहीं आ रही हर्षवर्धन शर्मा की जी, उन्होंने बात अपनी समाप्त कर दी शायद। अच्छा नहीं कुछ कह तो अनुराग जी आपकी आवाज ठीक आ रही, बाकी बहुत इको है बाकी के लोगों की आवाज। बिल्कुल पीसीआर से बोलूंगा। अनुराग जी की आवाज ठीक आ रही केवल जी, पीसीआर से बोलूंगा कि मैं हर्षवर्धन जी को, रिजवान जी की और ब्रजेश पांडे जी की आवाज ठीक नहीं आ रही है, कृपया थोड़ा सा जो भी इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है उसे ठीक करें। मुझे केवल अनुराग जी की आवाज। ब्रजेश पांडे, मेरा एक सवाल आपसे और है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होने वाला, आप कई दिनों से सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा और कई तरह से मंत्रियों के बनने बनाने। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी मिले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उन्होंने वहां भी बातें कही हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, 10 लोगों को वो मंत्री बनाना चाहते हैं। राम भाई का भी एक बयान आ गया है कि कमलनाथ ने तो कभी नहीं कहा था मंत्री बनाने का, लेकिन कई नेताओं और मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम भी उन्होंने लिए कि उन्होंने वचन दिया था कि आपको मंत्री बनाएंगे। तो ये सवाल भी उठने लगे हैं और बड़ी तेजी के साथ उठ रहे हैं। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक बन जाएगा मंत्रिमंडल? जिस तरह से मीडिया, शिशु की डिलीवरी 9 महीने बाद होती है और बीजारोपण तो 9 महीने पहले हो चुका होता है। उसका पालन है कि शिवराज सिंह चौहान जी मंत्रिमंडल को अंतिम स्वरूप देने की कवायद के अंतिम पायदान में मेरे विचार से 1 या 2 दिन में इसका गठन हो जाना चाहिए। अब वो उसका मुंह देख करके करेंगे, लेकिन मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी से, हर्षवर्धन जी हम विपक्ष की भूमिका, सशक्त विपक्ष की भूमिका में काम के समय, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सचिव वैद्य गुरु तीन जहे, प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तन तीन कर, कोई बिगही नहीं है नाश। आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचें कि कांग्रेस पार्टी आपका कोई विरोध कर रही है। हमारा प्रतीकात्मक विरोध सिर्फ इस बात का रहता है कि आप गुणात्मक रूप से उसे सुधार कर सके। हमारा किसी तरह से आरएसएस भाजपा से ऐसा कोई विरोध नहीं है, किंतु मध्य प्रदेश को जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं और जिसके सबसे प्रमुख चैनल में आपने बताया है कि मध्य प्रदेश, और जहां तक आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का नाम लिया, श्रीमंत सिंधिया जी पूर्व मंत्री हैं। शपथ लेने के बाद 4-5वें पहले बहुत दूर इसको सबको मिलकर लड़ाई जीतना है, ये जंग है, इस जंग को जीतना। और उनके अपने लोग उनके भरोसे आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने, मध्य प्रदेश को मंत्रिमंडल तो उस संबंध में उन्होंने अपना मत रखा होगा। और इसके अलावा भी दिल्ली में निवासरत नेताओं का। अविनाश, उन्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हर्षवर्धन जी, आपको रिजवान जी की आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है आपका जी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको याद दिला रहे हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कह रहे हैं 10 लोगों को मंत्री चाहिए हमें। साथ ही जो संगठन की ओर से रिकमेंडेशन है 7 लोगों को मंत्री बना दिया जाए। इसके साथ राम भाई भी याद दिला रही है वादा, अभी और भी वादे सामने आएंगे। कल तक ये कहा जाता था कि राम भाई कह रही, देखिए राम भाई कह रहे हैं उन्हें कोई प्रलोभन नहीं किया गया, लेकिन आज राम भाई कह रही है उन्हें क्या कहा गया था। उन्होंने कमलनाथ से कोई तकाजा नहीं किया है, लेकिन शिवराज सिंह ने उनसे वादा किया है मंत्री बनाए जाने का। तब आपको क्या लगता है, क्या इसीलिए इतने दिन तक ये सारी चीजें चल रही थी क्या? हर टीम लीडर चाहता है कि इस टीम के मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भरोसे 22 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। स्वाभाविक तौर पर उन 22 लोगों की मंशा भी होगी कि हमें अधिकतम लोगों को लाभ मिल जाए, मंत्री पद का दर्जा हमें मिल जाए, मध्य प्रदेश सरकार का हम हिस्सा बन जाए। और उनके नेता के तौर पर श्रीमंत सिंधिया जी भी अपनी चर्चा में अधिकतम लोगों को शपथ दिला सके, सरकार में भागीदारी करा सके,
यदि ऐसा कोई प्रयास उनके मन में है, कोई विचार उनके मन में है, तो ये गलत भी नहीं है, लाजिमी है। और इस प्रकार की चर्चा यदि उन्होंने की होगी तो संगठन सभी बातों को विचार में लाने के बाद उचित निर्णय करता है, क्योंकि वो केवल 22 लोग अकेले सरकार नहीं चलाएंगे। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के पास भी अन्य 100 से ऊपर विधायक हैं, उन सबके बीच तो विधायक भी नहीं, जो योग्यतम लोगों का चयन किया जाएगा। जी 22 लोग तो सरकार का हिस्सा भी नहीं है, वो तो विधायक भी नहीं है। हाँ, वजह जरूर बने हैं कांग्रेस की सरकार गिराने और आपकी सरकार बनाने की वजह है, तो इनाम तो देना पड़ेगा आपको उन्हें, इसलिए कि जाहिर है सियासत में कोई संत बनने तो आता नहीं है। आपके वादों पर आपके साथ अगर वो खड़ा हो गया है तो उन्हें चाहिए तो होगा ही। देखिए, ये उत्तर जो मैंने दिया वो संभावना पर दिया है, क्योंकि भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि जो व्यक्ति आज विधानसभा का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसे यदि मुख्यमंत्री जी चाहें तो मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। शर्त केवल इतनी सी होती है कि अगले 6 माह के अंदर उसे निर्वाचित होकर उस सदन का सदस्य बनना होगा। ऐसी अवस्था में ये 22 लोग जो आज विधायक नहीं है, और यदि कोई राजनीतिक हालात ऐसे हैं, परिस्थिति ऐसी है कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो सरकार के मुखिया भी इस पर विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इन सब विषयों पर पर्याप्त विचार विमर्श कर उचित निर्णय करेगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल के तौर पर योग्य मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। एक टीम बनेगी, जाहिर है काम बढ़ेगा। जी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है, जयवर्धन जी कह रहे थे और बहुत अच्छी बात है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी संख्या के हिसाब से लिमिटेड रूप से ही आप मंत्री बना सकेंगे। संभवतः जो मीडिया में खबरें आ रही, आउटपुट मिल रहा है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2 किस्तों में मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाह रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थक लोग चाह रहे हैं कि हमको अधिकाधिक संख्या में इसमें समाहित किया जाए। अभी सबसे बड़ी गुटबाजी प्रतिस्पर्धा उस दिन होगी जब सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि यहाँ जो पर्दे के पीछे आरएसएस है वो अभी नहीं चाह रहा है कि उन सभी लोगों को मंत्री बनाया जाए। ब्रजेश पांडे, आपके पास खबर आ गई कि सोमवार को मंत्रिमंडल गठित हो रहा है? जी, सोमवार को मंत्रिमंडल की खबर आज सारे अखबारों में चल रही है कि सोमवार तक जो है वो मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसी प्रोबेबिलिटीज है। तो अगर सोमवार को मंत्रिमंडल का गठन होता है तो ये मान के चले कि इसमें शिवराज सिंह जी जो अपने पुराने वरिष्ठ लोग हैं, नरोत्तम मिश्र, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग से लेकर राजेंद्र शुक्ला से लेकर लोगों को बनाना चाहेंगे। ये ठीक है कि सिंधिया गुट के भी कुछ लोग होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिंधिया जी के गुट के सभी लोगों को मंत्री बनाए। ऐसी खबरें अखबार में आ रही है। अविनाश जी, समय ये इस तरह का विषय है, ये दोनों ही विषय इतने महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। एक तरफ सियासत भी जो है हो रही है और मंत्रिमंडल के गठन की बातें भी हैं जी, राहत भी, और दूसरी तरफ सियासत भी, मंत्रिमंडल। बिल्कुल। और कोरोना से जंग भी जारी है, कई तरह के सवाल सरकार पर उठ रहे हैं और सरकार भी अपनी कोशिशें कर रही है। उम्मीद यही की जाना चाहिए कि हालात जल्द से जल्द काबू में आ जाए, स्थितियां विपरीत ना हो ज्यादा, और लोग भी इस बात को समझें और सरकार भी इस बात को समझे कि जो परेशानी, जो दिक्कत का सामना इस वक्त गरीब जनता को करना पड़ रहा है, उस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश ना हो आए। और मॉनिटरिंग हर चीज हर तरफ से की जाना चाहिए। सिर्फ कोविड-19 की रोकथाम ही एक अकेली चुनौती नहीं है सरकार के सामने। चुनौती ये भी है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, उन तक भोजन पहुंचे। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायत दी जाएंगी ऐसे जिलों में जो कोरोना प्रभावित नहीं है, तो उस दिशा में भी सरकार को एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे और फूंक फूंक कर कदम जाहिर तौर पर रखना पड़ेंगे, तभी जाकर समन्वित प्रयासों से कोरोना की जंग हम जीत पाएंगे। जयवर्धन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिजवान जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे
कि जल्द ही इस संकट से हमारे देश को मुक्ति मिले और एक सामान्य जीवन हम फिर से शुरू कर सकें, फिर से जी सकें। जरूरत है थोड़ी सी समझदारी की, थोड़े से धैर्य की। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।